हेलो दोस्तों, आपका न्यूज़ स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस सुपर टेट के लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी में वर्णमाला टॉपिक की। ये हमारा पार्ट 3 है। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 और 2 को अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपका दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है सिस्टम मेरा थोड़ा ख़राब था, इस वजह से वीडियो हमारी थोड़ा लेट हुई, डिले हुई, बट आज से आपका रेगुलर क्लास ये शुरू रहेगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ लिया था पूरा। ठीक है, स्वर हमारा कंप्लीट हो गया था 2 वीडियो में। अब हमें पढ़ना है व्यंजन। ठीक है, अब आज से हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे व्यंजन किसे कहा जाता है तो उसकी परिभाषा क्या होगी। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वरों की सहायता की या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपने बोला का, तो ये का आपका व्यंजन है, इसमें आपका स्वर भी है प्लस आ, तब मिलकर बना है आपका का। ठीक है, तो इसमें ये आपका स्वर है, ये आपका व्यंजन है। ठीक है, तब ये आपका पूरा एक वर्ड बना है का। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए आपको स्वर की आवश्यकता होती है या उनकी सहायता लेनी पड़ती है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है, वे व्यंजन जो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, किसी भाग को स्पर्श या संपर्क बोल सकते हैं। ठीक है, स्पर्श या संपर्क करते हैं, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई का बोल रहे हैं आप का, तो मुख से जो व्यंजन किसी न किसी भाग को स्पर्श करेंगे वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन हमारे होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपकी वर्णमाला में पूरा जो है आपका का से माँ तक जितने भी हैं आपके सारे वो स्पर्श व्यंजन है। टोटल आपके 25 है, यानी 5 वर्ग। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग, ये आपके पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इन वर्गों में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। का वर्ग में आपका का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, छा, इया। टा वर्ग में आपका क्या क्या आएगा? ता, था, दा, धा, ना। सॉरी, ये मैंने ता वर्ग लिख दिया, पहले टा वर्ग लिखना है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, ठा, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन है। हर एक वर्ग में 5 होते हैं, 5 वर्ग हैं तो टोटल कितने हो गए आपके? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। क्लियर बात? तो स्पर्श व्यंजन की अगर परिभाषा पूछे तो वे व्यंजन जो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 है। कौन कौन से? का से मा तक। तो पूरे आपके जो 5 वर्ग हैं वो आपके सारे स्पर्श व्यंजन हैं। हालांकि हम बात इसमें हर एक व्यंजन की कर चुके हैं कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो का वर्ग का आपको बताया था कंठ से उच्चारण स्थान होता है। चा वर्ग का बताया था तालु से होता है। टा वर्ग का बताया था मूर्धा या मूर्धन, जो भी आप बोले। ठीक है, ता वर्ग का इसका होता है दंत से एंड पा वर्ग का आपका होता है ओष्ठ से। ठीक है, ये आपका उच्चारण स्थान भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपका रहा पूरा स्पर्श व्यंजन। अब आपका स्पर्श व्यंजन से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो नहीं छूटेगा, वो चाहे उच्चारण स्थान से ही क्यों ना हो। ठीक है, पूछ लेगा झा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए झा किस वर्ग में आता है? चा वर्ग में। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो झा का भी उच्चारण स्थान तालु से होगा। ठीक है, नेक्स्ट व्यंजन की बात करते हैं। अब स्पर्श व्यंजन के बाद हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछे कितनी है तो कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ये आपके पास जो 4 व्यंजन हैं, या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। यहीं पर हम इनका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। ठीक, या का उच्चारण स्थान होता है तालु से। ठीक, रा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से यानी मूर्धन्य से। ला का आपका उच्चारण स्थान होता है दंत से और वा का होता है दंतोष्ठ से। ठीक है, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए और उनका उच्चारण स्थान भी आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, अगर कोई पूछे प्रकंपित व्यंजन या लुठित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित या लुठित व्यंजन पूछे किसे कहते हैं या कौन सा होता है? ऑप्शन से आपको बताइए, पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन ये। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो प्रकंपित व्यंजन आपका होता है रा।
अब जब रा को मुख से बोलते हैं तो आपकी जो मुख से जब बोलते हैं तो कंपन होता है रा, ठीक है। तो वो जो कंपन है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुठित। जबान हमारी बार बार रा, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुठित व्यंजन। तो पूछा जाए प्रकंपित या लुठित व्यंजन कौन सा है, तो रा है, और रा एक अंतस्थ व्यंजन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन आपका होता है ला, ठीक है। लुठित व्यंजन रा, पार्श्विक व्यंजन ला, ठीक है। ये आपकी बात हो गई। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए अर्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर जो है आपके या और वा है, ठीक है। अर्ध स्वर आपके कौन से हैं, या और वा। तो अंतस्थ व्यंजन आपके या रा लावा है, उनका उच्चारण स्थान या का तालु, रा का मूर्धा, ला का दंत, वा का दंतोष्ठ। फिर पूछे आपसे प्रकंपित व्यंजन या लुठित व्यंजन कौन सा है, तो रा है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला है। और अर्ध स्वर कौन से हैं, तो या और वा आपका अर्ध स्वर है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन हुआ कंप्लीट। हमने पढ़ लिया स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अब हम बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन, अब इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, ठीक। अगर आपसे पूछता है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन आपके, शा, 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 हा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की आपकी संख्या क्या है, श, 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 हा। ठीक है। जब हमने अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान देखा था, तो इनका भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर से हम उच्चारण स्थान भी सबका क्लियर करते जाएंगे, ताकि हमें अलग से उसके लिए ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हैं, 4 हैं। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। शा, 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 हा, ठीक है। शा आपका कौन सा है, ये आपका है तालुषा, ठीक है। अब जैसे बच्चों को पढ़ाते बोलते सलजम वाला शा लिखो, सपेरा वाला सा, ये नहीं बोलना है, ठीक है। तालुषा, मूर्धन्य शा, दंत शा लिखिए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ऐसे। तो ये वाला शा कौन सा है, तालुषा है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा या मूर्धन्य। ये शा है आपका दंत शा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से। और हा जो है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। क्लियर। दंत, इस वाले शा का ताल, ये शा आपका मूर्धन्य शा है, ये आपका दंत शा है। हा का आपका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हा के लिए इंपॉर्टेंट बात है, हा को हम स्वर यंत्रीय भी कहते हैं, ठीक है।
हा हमारा क्या है? हा हमारा स्वर यंत्रीय है, ठीक है। हा को बोलते हैं स्वर यंत्रीय, ठीक है। स्वर यंत्रीय व्यंजन जो है आपका हा है। का को भी हम यही कहते हैं, का भी आपका स्वर यंत्रीय स्वर होता है, लेकिन वो का, यहाँ पर हम व्यंजन की बात कर रहे हैं इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हा आपका स्वर यंत्रीय होता है, इसे हम काकल्य, स्वर यंत्रीय या काकल्य या उरस, इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। स्वर यंत्रीय, काकल्य, उरस्य। आपसे पूछा जाए कौन सा वर्ण है तो वो है आपका हा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका का भी आ जाएगा जब हम स्वर की बात करेंगे। तो स्वर यंत्रीय व्यंजन अगर पूछता है तो हा, स्वर यंत्रीय स्वर पूछता है तो आप का की बात करेंगे, ठीक है। तो का और हा हमारे स्वर यंत्रीय वर्ण है, ठीक है, काकल्य वर्ण है, ठीक। ये हमारे ऊष्म व्यंजन की भी बात हो गई। अब बात करते हैं पंचमाक्षर की, जो ये आपके होते हैं पंचमाक्षर। अंग, इया, ड, न, म, एयम मंगनम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो पंचमाक्षर, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ये नासिक व्यंजन है, ठीक है। इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं, नासिक व्यंजन। ठीक, अब नासिक व्यंजन या पंचमाक्षर कितने होते हैं? तो आपके कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? अंग, इया, आड़ा, ना और मा, ये आपके पंचमाक्षर हैं, ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान आपको बता दिया, नासिक से होता है, इसीलिए इन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पंचमाक्षर हो गए। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो जो एग्जाम में पूछा देखो जाएगा, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन या इन्हें हम मिश्र व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो है 2 वर्ण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। स्वर और 2 वर्ण से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मिश्र व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी वर्णमाला जो व्यंजन आपके बोलते हैं 33, उसमें ये काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते उसका भी रीजन है, ठीक है, वो अभी आपको इसी में पता चलेगा। तो संयुक्त व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं? मिश्र व्यंजन बोलते हैं। कितने होते हैं हमारे मिश्र व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? ये भी हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? क्षर, त्रंग, ज्ञा एंड आपका श्रा, क्षत्रिय वाला श्रा, ठीक है। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं। सबसे ज़्यादा संयुक्त व्यंजन में पूछा जाता है इसकी संख्या क्या है और ये जो है किन वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो शा है, छत है, ये आपका किससे मिलकर बना है? का में हलंत है, फिर आपका मूर्धन शा है, ठीक है। पहले वाले में हलंत है, फिर आपका मूर्धन शा है। त्रा, अब त्रा को मुंह से बोलिए त्रा, ता और रा निकल रहा होगा मुख से, ठीक है, इसलिए ता में हलंत प्लस रा। पहले वाले में हलंत है, बाद वाला पूरा वर्ण है, ठीक है।
त्रा, ता और रा। ज्ञा, ज्ञा जो है आपका किससे मिलकर बना है? तो ज्ञा जो है आपका जा प्लस इया से मिलकर बना, और पहले वाले में हलंत होगा, आपको जैसा बताया, जा और इया। श्रा आपका किससे मिलकर बना है? श्रा, ये आपका तालु श्रा है, ठीक है, और श्रा, रा निकल रहा है मुख से, रा, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है। छत्र जो है आपका का और शा से मिलकर बना है, और पहले वाले में हलंत है, ये याद रखिएगा। ऑप्शंस ऐसे घुमा देता, पहले दोनों में हलंत लगा देता, फिर दूसरे वाले में हलंत लगा देता, फिर पहले वाले में। तो आपको पता होना चाहिए पहले वाले में हलंत है और दूसरा वाला आपका पूरा वर्ण है, ठीक है। तो ये आपका छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा, ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आपसे अगर पूछे कि वर्णमाला में जो छत्र है इसका स्थान कहाँ पर है, किसके बाद आता है, आखिर ये व्यंजन में क्यों काउंट नहीं है? तो ये इसलिए नहीं काउंट है क्योंकि छत्र जो है आपका का प्लस श्रा से मिलकर बना है, तो का के बाद इसका स्थान आ जाता है। मतलब अगर पूछे का के बाद आपका कौन सा वर्ण आता है, तो वो आता है श्रा, छत्र, यहाँ पर ये आएगा का के बाद, ठीक है। ऐसे ही त्रा की जब बात करें, त्रा की, तो ये ता और रा से मिलकर बना है, तो ये ता के बाद अगर कोई वर्ण हिंदी वर्णमाला के अनुसार पूछे, ठीक है, तो ता में के बाद जो वर्ण आएगा वो आपका त्रा होगा, ठीक है। आई बात क्लियर? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, का के बाद हिंदी वर्णमाला के अनुसार का के बाद क्या आता है, तो खा नहीं छत्र ऑप्शन देंगे, वहां पे ऑप्शन आपका जो दिया होगा ये राइट होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? इसीलिए इनको व्यंजनों में शामिल नहीं किया गया। जो आप व्यंजन बोलते हैं 33, उसमें आपके संयुक्त व्यंजन शामिल नहीं है, ठीक। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ा सबसे पहले, स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया, ऊष्म हो गया, पंचमाक्षर कौन से होते हैं उनकी बात कर ली, संयुक्त व्यंजन की बात कर ली। अब हमारा एक टॉपिक है द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन की भी यहीं पे बात कर लेते हैं, कौन से होते हैं। द्वित्व व्यंजन, तो द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा बात करें क्या होगी, तो जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, उसे ही क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला ये आपका क्या है, एक द्वित्व व्यंजन है। एक शब्द दे देगा बल्ला, पूछेगा इसमें द्वित्व व्यंजन है? बिल्कुल है, पहला वर्ड आधा है, दूसरा वर्ड पूरा है, तो एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब आप बोले अम्मा, शब्द क्या बनेगा इससे? अम्मा, तो माँ है आधा, फिर पूरा माँ है, तो एक ही वर्ण है, एक ही व्यंजन है और उसकी आवृत्ति हो रही है 2 बार, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका अगर आपसे पूछे इसमें क्या द्वित्व व्यंजन है, तो हाँ है द्वित्व व्यंजन। बिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है, बिल्कुल है, बिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसका, एक आपको बताते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है।
एग्जाम्पल ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है ए कानपुर, बी ऑप्शन है आपका बनारस, सी है लखनऊ एंड डी ऑप्शन है आपका दिल्ली। ठीक है, तो द्वितीय व्यंजन किसमें है ये आपसे पूछा है। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, द्वितीय व्यंजन आपको ऑप्शन डी में है, क्योंकि एक ही व्यंजन की आवृत्ति हुई है 2 बार और कहीं पे ऐसा है नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका राइट है। ऑप्शन डी में आपका द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, संयुक्त, इन सब की बातें हो गई हैं। अब कल हम पढ़ेंगे वायु प्रक्षेप के आधार पर ध्वनियाँ जो हैं उनके प्रकार, यानी सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, इन सब की बात हम करेंगे कल। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।